नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने जिस तरह से कार्य किया है उसके बारे में आपको बता दें कि सरायकेला पुलिस ने लॉकडाउन खत्म होते ही एक मानवीय चेहरा प्रस्तुत किया है। एक बड़ा कारनामा झारखंड सरकार के सामने पेश किया है। आपको बता दें कि सरायकेला जिला पिछले 15 सालों से लगातार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जुटा हुआ है। आसपास के जिलों में भी लगातार नक्सली वारदात होती रहती हैं। वहीं रायजामा के पास सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर ऐसे तमाम लोगों के बीच अपनी अलग अलग छाप छोड़ी है, जिसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। 3 लाख के इनामी नक्सली राकेश मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा के साथ साथ एक महिला चांदनी सरदार ने मुख्य धारा से जोड़ते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है। एसपी मोहम्मद अर्शी ने पत्रकारों को बताया है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली जोड़ा पूर्व में कई मामलों में वांछित अपराधी रहे हैं। कुचाई में पुलिस की गाड़ी उड़ाने वाले दस्ते में भी इन नक्सलियों की पहचान हुई थी। नक्सली अभियान के दौरान दोनों नक्सली एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, जिससे इन दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। लेकिन साधारण जीवन से दूर होने के कारण आगे का जीवन एक साथ नहीं बिता पा रहे थे। इसे देखते हुए इन दोनों ने मुख्यधारा से जुड़कर आम जीवन जीने का ही उचित समझा है और सरायकेला एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने तत्काल उन्हें 1 लाख रुपए नगद राशि का पुरस्कार भी मीडिया के समक्ष यानी कि मीडिया के सामने दिया है। निश्चित रूप से ये एक नक्सल दस्ते के मनोबल तोड़ने की बात है और हम बार बार आपके माध्यम से भी पहले भी कह चुके हैं, फिर अपील कर रहे हैं कि पुलिस को किसी की जान लेने का शौक नहीं है। हम बिल्कुल गोली नहीं चलाना चाहते। अगर कोई भी नक्सली दस्ता सदस्य से लेकर उसका टॉप कमांडर तक भी हमारे सामने आएगा तो हम उसको पूरी इज्जत के साथ उसका समर्पण को फैसिलिटेट करेंगे और साथ ही साथ उसको राष्ट्र की, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उनके बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और उनको एक सामान्य जीवन जीने के लिए जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं हम उसको पूरे तन मन से प्रयास करेंगे। पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 18 चोरी के मामलों में वांछित चलने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चर्चित मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के आवास में चोरी मामला सहित लगभग 18 मामलों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोरों का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों सहित एक दुकानदार को चोरी के आभूषण छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अपराधी के पास से एक देशी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1,80,000 कैश, 51 ग्राम सोना, 2 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 3 मोटरसाइकिल और चोरी के सामान इस्तेमाल करने वाले हथियार भी बरामद हुए हैं। इस खबर की पुष्टि पटना एसएसपी ने की है। ये लोग रैंडम टारगेट सेलेक्ट करते हैं, किसी अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, बढ़िया वेशभूषा में जाते हैं। कोई गार्ड इनको नहीं डाउट करेगा कि ये कोई अपराधी है। अच्छा कपड़ा पहन के जाना, अच्छा गॉगल्स लगा के जाना, टोपी लगा के जाना, बिना नकाब पहने जाते हैं, कोई डाउट कोई नहीं करेगा। गार्ड अगर रोकता भी है तो ये बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, अच्छा हम 302 में जा रहे हैं, मालिक से बात करा देते हैं और एक्चुअली में इनका जो आदमी होता है वो बाहर खड़ा रहता है, उसी से बात करा देते हैं। तो वो बोल देता है कि हाँ आने दीजिए, 302 में आने दीजिए। तो गार्ड को कोई डाउट नहीं रहता है। होना ये चाहिए, गार्ड को खुद फोन करना चाहिए मकान मालिक को। लेकिन ये जो नेग्लिजेंस लोग करते हैं, इसी तरह से घटना घटी थी छठधाम अपार्टमेंट वाली। मैंने उस वक्त भी आप लोगों को बताया था कि एक सिक्योरिटी पुलिस प्रोवाइड करती है और एक सिक्योरिटी लोगों को खुद पे भी रखना होता है। राजधानी में साइबर ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में ठगी का शिकार बनाया गया पुलिसकर्मी को। अब सोचिए कि अगर पुलिसकर्मी के साथ ही ठगी होने लगे तो फिर कैसे इस बात पर यकीन किया जाए कि जनता सुरक्षित होगी। इस बार पटना पुलिस का एक यातायात सिपाही साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया। बीते दिन सिपाही शशिकांत दुबे के अकाउंट से अपराधियों ने 1,05,000 रुपए का साइबर फ्रॉड कर लिया है, जिसका पता उन्हें तब चला जब उनके मोबाइल पर निकाली गई रकम का मैसेज आया, जिसके बाद पटना के पीपरबहोर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल साइबर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मैं यातायात संचालन ड्यूटी में कार्यरत हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मेरे मोबाइल पर फोन पे ऐप लोड था और पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, तो मैंने एक गूगल से नंबर निकाला जो कि नंबर है 7477455509।
इस नंबर पर मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि मैं फ़ोन पे ऐप से बोल रहा हूँ और आप क्या दिक्कत है आपको। तो मैंने बोला कि मेरा पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने बताया कि आप अपना मोबाइल का आप अपना अकाउंट का 4 डिजिट लास्ट वाला नंबर और अपना UPI कोड जोड़कर बताया। तो मैंने बताया तो उधर से एक कोड आया, उन्होंने पूछा तो मैंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि 24 घंटे के बाद आपका ट्रांजैक्शन होने लगेगा। फिर 2 तारीख को मैसेज आया मेरे मोबाइल पर कि आपका 49,000 और 7,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, साइबर ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब साइबर ठगी के मामले में शिकार भी पुलिसकर्मी ही होने लगे हैं। फिर कैसे यकीन किया जाए कि जनता सुरक्षित होगी? अनिल जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं आपको कि राजधानी पटना में ये साइबर क्राइम का मामला हुआ है, जिसमें कि एक पुलिस कर्मी से ही साइबर क्राइम का मामला जो है वो सामने प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि ये मामला जो है विगत दिनों इनके अकाउंट से अचानक रुपए की निकासी होने लगी, जिसके बाद इन्होंने ये बताया है कि पहले इनके पास मैसेज आया था। मैसेज में इन्होंने रिप्लाई किया कि हमारा गूगल पे जो है वो बंद है, जिसके बाद इनको एक फोन कॉल आया जिसमें कि इन्होंने वहाँ OTP नंबर बता दिया, जिसके बाद इनके साथ साइबर फ्रॉड जो है वो शुरू हो गया और लगातार जो है इनके अकाउंट से पैसे निकासी किए जा रहे थे। लगभग 4 बार इनके अकाउंट से मोटी मोटी रकम निकाली गई। लगभग ये आंकड़ा जो है, कुल जो राशियों की आंकड़े हैं वो 1,05,000 रुपये हैं, जो कि निकाल लिया गया है। अब ये पुलिसकर्मी जो है वो यातायात थाने में ये पोस्टेड है पटना में ही। अब इन्होंने अपनी गुहार जो है, पहले तो मामले को दर्ज कराया तिरहुत थाने में, वही गुहार लगाने साइबर सेल भी पहुंचे हैं और वहां पे अपनी अपडेट सुनाई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जब आम लोग साइबर क्राइम से नहीं बच पा रहे हैं, वहीं प्रशासनिक लोग भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं और लॉकडाउन के बाद ये मामला जो है अब साइबर क्राइम का तूल पकड़ता जा रहा है। जी आदर्श। जी अनिल, पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है इसी क्रम में पटना में, जहां उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जो चोरी की गई थी, उस मामले के साथ 18 मामलों में जो वांछित चल रहे थे, उन चोरों का भी पर्दाफाश किया है। पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं कि लगातार लॉकडाउन के दौरान में चोरी की घटनाएं जो है वो बढ़ गई थी। लगभग 18 मामले जो है लॉकडाउन के दरमियान में ऐसे निकले हैं जिसका कि खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। पटना पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है, जिसमें कि लगभग 6 अपराधी जो अपराध कर्मी जो है इसमें पटना पुलिस के हाथ से चढ़े हैं, जिसमें कि अगर पटना SSP उपेंद्र कुशवाहा की माने तो इसमें 5 अपराधी जो है वो साथी चोर हैं और दूसरी ओर एक दुकानदार जो है जो कि चोरी के सामानों को खरीदता था वो भी पकड़ा गया है। ऐसे में अगर बात की जाए बरामदगी की, तो यहाँ से कुल जो है वो 2 किलो चांदी, 51 ग्राम जो है वो सोना और उसके साथ ही 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस, 3 बाइक और कई अन्य सामान जो है वो बरामद किए गए हैं। ऐसे में अगर चोरी की बात करें तो ये पूर्व में जो एक मामला आया था, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के आवास में भी ये चर्चित मामला था, जिसमें कि चोरी का मामला हुआ था। उसमें भी पुलिस गहन छानबीन कर रही थी और सूचना संकलन कर रही थी। उसी दरमियान में ये साथी अपराधी जो है पुलिस के हाथ से चढ़े हैं और एक बड़ा मामला जो है वो खुलासा हो चुका है। जी आदर्श। जी शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फारबिसगंज के नरपतगंज थाना क्षेत्र स्थित बिशनपुर में अपराधियों ने 7 दिन पहले सिंटू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले में जाप नेता सह पूर्व सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी उड़ा डाली। आपको बता दें कि पप्पू यादव के लगभग 40 मोटरसाइकिलों का काफिला और आधा दर्जन 4 पहिया वाहनों के साथ साथ बगैर मास्क पहने ही मृतक के घर पहुंच गए। मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि घटना के 7 दिन के बाद भी आर्या प्रशासन हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा है। यह प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। वहीं उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि कोरोना काल में नेता चुनाव की रैली को अपनी जागीर समझ रहे हैं। इनको पता है कि हम मैनिपुलेशन करेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे और हम समाज को कैसे नफरत और
चीजों में बांटे, तो रैली और चुनाव इन पॉलिटिशियन की बपोती जागीर हो चुकी है और हालात ये हैं भारत की। इसलिए इस बार मजदूर क्रांति, डिजिटल क्रांति कैसे होगी इसको आप देखिएगा, मिडिल क्लास की क्रांति कैसे होगी और फार्मर क्रांति कैसी होगी इसको देखिएगा। 18 करोड़ लोग जो बेरोजगार होंगे उसको भी आपको देखिएगा, आपको पता चलेगा। मोकामा डाल क्षेत्र के रामनगर में महादलित समुदाय के 2 युवकों की हत्या के मामले में लोजपा के 6 सदस्यीय टीम ने गहन जांच की और घटना की कड़ी निंदा करते हुए मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पासवान के नेतृत्व में युवा नेता कन्हैया सिंह समेत 6 सदस्यीय टीम ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और लोजपा की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। 30 तारीख की घटना जो घटी थी, सोल्जर मांझी और गोलू मांझी की घटना, जो दोहरी हत्याकांड की जांच हम लोग करने आए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी ने घटनास्थल जांच कमेटी का निर्माण किया, जिसमें हम संजय पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता, बगल में कन्हैया कुमार सिंह जी हैं, पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं और पूर्व प्रत्याशी भी यहाँ चुनाव लड़ रह चुके हैं, और हमारे बगल में विभूति भूषण पासवान जी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं जो प्रदेश के महासचिव हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और फतुहा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं, भुवनेश्वर पाठक जी हैं जो प्रदेश के महासचिव हैं और बल से चुनाव भी लड़ते हैं। ये सब 6 सदस्यीय कमेटी, सुरेंद्र विवेक जी हैं प्रदेश के महासचिव हैं, 6 सदस्यीय कमेटी बनाया गया था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर गहरी संवेदना व्यक्त की। इस जांच कमेटी हम लोग रिपोर्ट सौंपेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस लॉकडाउन में जहां एक तरफ गरीब असहाय लोग अपनी भूख मिटाने की ललक में अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर गुमला में इस परेशानी को समझते हुए रसोई संयोजिका संघ की रसोइयों ने गरीबों में अनाज का वितरण कर सराहनीय कार्य किया है और मानवता का परिचय दिया है। मामला गुमला जिले के मुख्यालय से सटे करमटोली स्थित सरहुल मोहल्ले का है, जहां घर घर मांगकर जमा किए गए चावल को उन लोगों के बीच वितरित किया गया जिन्हें लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा आज तक कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। वहीं रसोइया संयोजिका संघ की इस पहल की ग्रामीणों ने सराहना की है। हमके सरकार कोई नहीं देते, हमें भूखे मरती बुढ़िया बुढ़ी हमके 2 किलो चावल दीदी जी दे। राशन कार्ड नहीं है हम लोग को दीदी, हम लोग गए थे चावल लेने के लिए तो हम लोग को दीदी दिए, जो भी दिए 2 पिला 4 पिला दिए, वो हम लोग का 2-4 दिन के लिए हो जाएगा। हम लोग को खाना पीना कुछ भी नहीं है, हम लोग का ऐसे ही मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी अभी बंद है, मजदूरी क्या करेंगे हम लोग, अभी काम धंधा कुछ भी नहीं है, कहीं से देर खाने पीने के लिए कहाँ से खाएंगे। जिस टाइम वोट लेना रहता है उस टाइम वोट ले लेता है, देता है, पब्लिक को कोई भी चीज नहीं देता है। लॉकडाउन में बहुत परेशानी हो रही है, काम उम सब बंद है, हम गरीब कहाँ जाएंगे। एक तो ऊपर से राशन कार्ड नहीं है और हम लोग दर दर भटक रहे हैं कि राशन कार्ड होता तो 2 किलो या 4 किलो जो भी चावल मिलता। ऐसे में हम लोग को जो दीदी लोग हैं हम लोग की 2-4 किलो के लिए जो मदद की है हम लोग के लिए, इसके लिए बहुत आभारी हैं। हम लोग 21-22 मार्च को जो हम लोग सम्मेलन रखे थे तो सम्मेलन हम लोग का कैंसिल हो गया, तो वही चावल हम लोग सबसे जुटाए थे, वही चावल को हम लोग अभी मदद के रूप में दिए। कहे कि हमारे दीदी भैया लोग 4-5 दिन से चक्कर काट रहे हैं, यहाँ ऑफिस का चक्कर, यहाँ डीलर के पास जाते हैं, मुखिया के पास जाते हैं और यहाँ भी जिला में आते हैं। 2-3 दिन आए थे लेकिन इन लोग का कुछ काम नहीं हुआ। मुखिया भी 10 केजी अभी चावल मिलता है, वो चावल भी गाँव में नहीं दे रहा है इन लोग को, तो इसीलिए ये लोग दर दर भटक रहा है। तो हम सोचे कि जो भी हम लोग का काम तो नहीं हुआ लेकिन कम से कम 1-2 टाइम तो हमारे गरीब लोग खाएंगे। कोविड-19 महामारी से जारी जंग में जीत हासिल करने के साथ साथ अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लातेहार में श्रमजीवी पत्रकार संघ और होम्योपैथिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से लातेहार के विधायक वैद्यनाथ राम के मौजूदगी में सैकड़ों लोगों के बीच होम्योपैथिक दवाई का निःशुल्क वितरण किया है। इस दौरान मौके पर मौजूद होम्योपैथिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निराला ने कहा है कि इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और 1 महीने में लगातार 3 दिन खाने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती रहती है। ज्यादा जागरूक हो जाएं अपने को खुश करने के लिए। बाहर से हम मान लो हाथ धो लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बाहर से हम नहा के आते हैं, धुला कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अपने अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी जो कोरोना है उसका सबसे अच्छा इलाज है सावधानी। सावधानी में सफाई का ध्यान रखना, डिस्टेंस रखना और उसके साथ साथ अपना जो है इम्यून पावर बढ़ाना। ये जब कमजोर होता है तभी कोई बीमारी आता है। इस दवाई से हमारे शरीर के अंदर रोग से लड़ने का ताकत बढ़ेगा। औरंगाबाद से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ताजा मामला जिले के बारो थाने के सिरिस गांव का है, जहां घरेलू विवाद के कारण पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और अपनी मां को भी टांगी से वार कर घायल कर दिया गया और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बारो थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया और साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। के पीछे क्या कारण है, कैसे हुआ? अरे हत्या के कारण तभी कोई कौन हुए आप? हम तो वहाँ चौकीदार हुए। अच्छा। नरेश सिंह मेरा नाम हुआ। अच्छा। बारून थाना। हम लोग को मालूम हो सूचना 12 बजे ऐसे ही कांड हो गया। कांड में सुना कि पत्नी के काट दिया, माई के भी मार दिया, माई घायल में है, पत्नी उसका डेथ कर दिया। अच्छा। जैसे कि हम 12 बजे उठे पेशाब करने के लिए, हम अपने हम 12 बजे उठे पेशाब करने के लिए, हम अपने कल पे थे तो देखे ना हम पेशाब कर रहे तो मेरा भाई अंगना में घूम रहा था,
घूम रहा था तो उसमें मेरा शक हुआ, ठीक है ना। हम पूजा खड़ा होकर देख रहे हैं तो भाभी के पहले मैंने आधा घंटा 1 घंटा पहले मार दिए थे घर में, हमको मालूम नहीं था। जैसे कि हम देख रहे हैं ना, टांगे लेके आए, मम्मी सोई थी अगना में, मम्मी पे 2 हमला किया टांगे से। 2 हमला के बाद तीसरा हमला करने की कोशिश किया ना, तब उस पर हम चढ़ाई कर ली। अनलॉक 1 में व्यापारिक गतिविधियां वापस से शुरू होने लगी हैं, लेकिन अब तक सार्वजनिक परिवहन, खासकर लंबी दूरी की बसों का परिचालन शुरू नहीं हो सका है। इस कारण से न कि सिर्फ लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, बल्कि बस मालिक और कर्मचारियों की स्थिति भी खराब होने लगी है। ताजा मामला दुमका के अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड का है, जहां कोरोना के कहर से पूर्व से यह बस स्टैंड गुलजार हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि बस स्टैंड पर वीरानी छाया हुआ है। यहां ना कि सिर्फ बस मालिक और स्टाफ, बल्कि बस स्टैंड परिसर में मौजूद दुकानदारों की भी हालत खस्ता हो गई है। इसी बीच बस मालिकों ने झारखंड सरकार से बंगाल और बिहार की तर्ज पर झारखंड से भी बस सेवा बहाल करने की मांग की है। सारे बस मालिक का बस है स्थिति एकदम, पूरे लॉकडाउन में कहीं गाड़ी उड़ी चला नहीं, कोई आश्वासन नहीं है सरकार से अभी तक। ऐसे में दाल रोटी कैसे चल रही है? कुछ नहीं, अब जो अपना ही है रखा धरा हुआ वही चल रहा है। अब लास्ट हो गया है, अब तो हम लोग रोड पे उतर जाएंगे। नियम के अनुसार गाड़ी खुल चुका है, तो यहाँ भी कम से कम नियम के अनुसार गाड़ी खुल जाना चाहिए। कितना दिन आदमी तकलीफ करेगा, बहुत सारा आदमी को तकलीफ है आने जाने में, सबके पास अपना निजी गाड़ी नहीं है। ऐसे में आप लोगों के सामने आर्थिक स्थिति क्या है, कैसे जीविका चल रहा है? आर्थिक स्थिति हम लोग का जो था निकाल के खा रहे हैं, जब तक है खाएंगे। खराब स्थिति है। क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं मदद चाहिए। किससे मदद चाहिए? सरकार जो यहाँ का बस नहीं चलने से स्थिति दयनीय है। बहुत खराब स्थिति है, पैसा वैसा नहीं है, खाने पीने का कष्ट हो रहा है, बाल बच्चा को भी कष्ट हो रहा है। बंगाल बिहार में पैसा मिल रहा है स्टाफ को, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण 3 महीने से बंद पठन पाठन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नालंदा के शिक्षा विभाग के द्वारा अनोखी पहल की जा रही है। आपको बता दें कि बढ़े नालंदा अभियान के तहत बिहार शरीफ के आदर्श उच्च विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा किया गया है। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि इस अभियान के तहत चयनित शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों से जुड़ेंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित की जा सके और समय पर उनका सिलेबस भी पूरा किया जा सके। मौके पर विद्यालय परिवार के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को अंगवस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया गया। कोविड-19 के चलते जो है विद्यालय में पठन पाठन जो है वो स्थगित है, तो हम लोग के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी हमारा जो विद्यालय है उस विद्यालयों में भी हम लोग ऑनलाइन जो है व्हाट्सएप के माध्यम ग्रुप बना के उन लोग छात्र के बीच में जो है हम लोग पठन पाठन का कार्य करें। इसमें हम लोग शिक्षक का समूह का निर्माण कर रहे हैं। वह शिक्षक जाके जो अपने पोषक क्षेत्र में जब तक मेरा विद्यालय नहीं खुलता है तक उनके बीच में जाएंगे और उन लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे। धनबाद में इन दिनों बिजली व्यवस्था डामाडोल है। लॉकडाउन घोषित होने के बाद से ही सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियां बंद रही और बिजली की खपत भी ना के बराबर ही हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी धनबाद वासियों को आए दिन बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस संबंध में धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बिजली विभाग के जीएम से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने कहा है कि पिछली सरकार से भी ज्यादा गंभीर स्थिति बिजली की इस सरकार में देखने के लिए मिल रही है। साहब से मिलने आए थे कि ना करके तो दिमाग खराब हो गया। यहाँ बंद है दरवाजा उधर, ऐसा लग रहा है कि ना कोई स्टाफ है बाहर में, कोई बताने वाला भी नहीं है कि जीएम है कि नहीं है, क्या है कोई नहीं। 10 मिनट घूमने के बाद तब कोई आकर के दरवाजा खोला है। आए थे मिलने के लिए कि बहुत सा धनबाद में ट्रांसफार्मर लगा था, हम लोग के कहने से कई जगह तक लगवाए थे। कौन कृष्णा की राधा, कौन कंपनी की गोपी, तो कंपनी काम किया, आज तक ट्रांसफार्मर चालू नहीं। भोजपुर जिले में हो रहे सड़क हादसों ने जिले की सड़क सुरक्षा पर
सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ताजा मामला भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र स्थित सकड्डी मोड़ का है, जहां एक बालू से लदे ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी करते हुए जमकर बवाल काटा है और मृतक को मुआवजा देने की, यानी कि उसके परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस।